चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों को जून 2019 का सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और उसकी क्लासेस रिकॉर्ड ना होने की वजह से मैं दोबारा से एक बार आप लोगों से तीव्र गति से बताऊंगा, क्योंकि इस प्रश्नों पर एक्सप्लेनेशंस यानी उसकी व्याख्या मैंने कल वाली क्लास में दिया था। यदि आप लोगों ने ज्वाइन रहा होगा तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। जून 2019 का सोशल वर्क विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहीं से हमने कल स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ सब मैच किया हुआ है और इसकी पीडीएफ भी आपको ऐसे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो चक्रीय सिद्धांत है ये टर्नबी का नाम आता है। रेखीय विकासवाद का जो सिद्धांत है यह अगस्त काम्टे का नाम आता है। द्वंद्वात्मक में बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स और डॉरेनडॉर्फ का नाम आता है। कोजर वगैरह के भी नाम आते हैं। कई विद्वानों के नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। प्रकारात्मक अगर हम बात करते हैं अभिगम पर या उसके सिद्धांतों पर, किंग्सले डेविस और आपका W.E. मुर्रे का भी नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। एक प्रकारात्मक अभिगम है जिसको हम लोग अप्रोच कहते हैं। उस क्रिया में जब भी नाम आता है तो वो नाम है उस विद्वान का ऑटो रैंक नाम है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा जब अभिगम आता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब गया था आप लोगों ने लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जाएगा। अगले सवाल में बात करते हैं। देखिए, परिवीक्षा और पैरोल किसके रूप में जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कारावाह के दंड के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पे सही होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल और आता है, हितधारक। हितधारक विश्लेषण होता है ना। और हितधारक विश्लेषण की क्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ प्रश्न पूछा क्या होना चाहिए, तो अनुकूल और प्रतिकूल परियोजना के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच में संबंधों का जो विश्लेषण होता है, विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संबंधों का विश्लेषण ही हमारा क्या कहलाता है? हितधारक विश्लेषण कहलाता है। पहला ऑप्शन ही आपका सही था यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, पारंपरिक प्रशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए, पारंपरिक विशेषता मतलब यहाँ पे पूछा गया कि प्रशासन में वो विशेषता आपको आइडेंटिफाई करनी थी और वो कौन सा नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, एक सरकारी कार्यों के लेकर विधिक अपेक्षाओं को पूरा करना हो गया, केंद्रीकृत निर्णय लेने की करने की बात होगी तो भी कंडीशन पारंपरिक प्रशासन की विशेषता मानी जाएगी, और कानूनी की व्यवस्था को बनाने की बात करेगा तो भी पारंपरिक विशेषता मानी जाएगी। लेकिन विशेषता नहीं पूछा है तो प्रतिभागी पूर्ण योजना आपका यहाँ पे जो होगा थर्ड वाला, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। पोस्टकार्ब का नाम मैंने कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। इस प्रश्न पर आप सभी लोग सबसे पहले अगर जब इस तरीके के ऑप्शन आपको दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ आप प्राथमिकता सभी लोग देंगे सबसे पहले पोस्टकार्ब की जो प्रक्रिया जो सबसे पहले जिक्र किया गया था, उर्विक और लूथर गुलिक वगैरह का नाम, तो वो प्रशासन के सिद्धांत में जिक्र किया गया था। हालांकि आप सभी लोग समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत में भी ये चीज़ें जो है मॉडल या प्रतिरूप या स्टेप के रूप में पोस्टकार्ब का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन और प्रशासन का सिद्धांत दोनों लिखा हुआ है, तो प्राथमिकता आपको देनी होगी प्रशासन के सिद्धांत पर। अगर प्रशासन का सिद्धांत ऑप्शन में नहीं रहेगा तो समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत मानेंगे आप सभी लोग, अदरवाइज प्रशासन का ही सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको कल बताया भी था कि 101 से लेकर 105 तक का ये जो दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, गद्यांश होता है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन के बाद आप लोगों को उसके गद्यांश को सीन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। यही काम आप 18 तारीख को करेंगे सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग गद्यांश को पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। एक और सवाल 106 नंबर से, समाजकारी में बेसिकली समाजकारी की दो प्रणालियां हैं, प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली। द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत एक आता है सोशल एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया को दो भागों में डिवाइड करने वाला विद्वान जब भी नाम आता है, सन 1984 में बिट्रो का नाम आता है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। और इसने कहा कि लोकप्रिय में, तो लोकप्रिय में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, वो एक प्रत्यक्ष लामबंदी मॉडल आता है, एक
द्वंद्वात्मक मॉडल आता है, एक अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेकशीलता को चैतन्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, द्वंद्वात्मक को संघर्ष कहा जाता है। यहाँ पे दुर्खिम कोजर वगैरह का भी नाम देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, अंतर्विवेक में जो है चैतन्यकरण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, इसी को शुद्धिमतीकरण का भी नाम दिया जाता है। जब भी इसका नाम आता है पैडागोजी जैसे शब्दों को भी रिलेट कराता है, शिक्षा शास्त्र वगैरह को, तो वो नाम आता है पाउले फ्रेरे का नाम। ठीक है, परंतु इस सवाल का सही जवाब जो लोकप्रिय सामाजिक एक्शन का उप प्रकार होता है वो पहला ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष लामबंदी मॉडल, द्वंद्वात्मक लामबंदी मॉडल और अंतर्विवेकशीलता मॉडल। पहला ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल हमारे सामने कहता है यहाँ पर कि दिया हुआ है कि सामाजिक नीति विश्लेषण का तत्व नहीं है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं किया गया है नीति विश्लेषण में, है ना। तो नीति विश्लेषण में जैसे देखो विनिर्देशन प्रक्रिया सामान्य बोला जाता है, इसको रूपरेखा वगैरह कह सकते हो आप, मानदंड भी कह सकते हो, दृष्टिकोण भी कह सकते हो। ठीक है, विनिर्देशन के कई नाम होते हैं। तो ये प्रक्रिया बेसिकली शामिल है नीति विश्लेषण में, नीति व्यवहार्यता में भी शामिल है, नीति के गुण में भी शामिल है, परंतु नीति विश्लेषण के तत्व नहीं है, कंपोनेंट यानी घटक नहीं है, वह घटक के रूप में नीति की वकालत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि शिक्षा का अधिकार भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार आप सबको मालूम है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर जो जाएगा वो सत्य माना जाएगा। आवाज क्लियर है, एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। जी सर। उसी की तरह आवाज़ है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन है इसमें और उसमें? अभी हम लोगों ने जो 7 बजे क्लास किया था सिमिलर है सर, पिच ऊपर नीचे हो रही है। इसमें पिच ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा जी, चलिए फिर इसमें देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किन्हें जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, जैसे आपका मीथेन हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे एक मीथेन शामिल किया गया है, एक नाइट्रो ऑक्साइड शामिल किया गया है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड शामिल किया गया है और एक मीथेन शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इन्वॉल्व है। तो ये गैस याद करके जाइएगा आप सभी लोग, काफ़ी मदद करेगा आपके पेपर में। फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है आपके, सेकंड पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है इससे सवाल। ठीक है ना, तो इसको जरूर याद करके जाइएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने ये है, कहता है कि आधुनिक भारत में पंचायतों की विशिष्टीकरण के बारे में बताना है। आधुनिक भारत, आज के भारत में आपको बताना है पंचायतों की विशिष्टता क्या हो सकती है स्पेसिफिक प्रक्रिया पर। जैसा कि कल आपने बताया भी था कि जीवन स्तर को जनता के भागीदारी या साझेदारी या हिस्सेदारी की बात करते हैं तो भी भूमिका बनेगी, आत्मनिर्भरता भी बनाई जाएगी, महिला सशक्तिकरण का भी पार्ट होगा, वित्तीय शक्तियों का प्रदान करने की भी बात की जाएगी। यानी यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट आपके करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे सेकंड वाला तो ABCD सारा लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। इस सवाल को एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ सवाल जो दिया गया है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि समाज में असमानता की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसी के आधार पे हमने कहा कि जेंडर यानी लिंग पुरुष और महिला के दायरों की संरचनाबद्ध करता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि तभी तो असमानता कहोगे जब आपने पुरुष को अलग कर दिया, महिला अलग कर दिया, तभी तो यह असमानता बना, अदरवाइज नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। सभी महिलाएं जो होती हैं अपने परिवार और समुदाय के एक समान रूप से असमान नहीं है। देखो कहने का आशा यहाँ पर देखो, केवल यहाँ से पॉइंट को समझेंगे तो थोड़ा सा यूनिक बना दिया गया है कि एक समान रूप से असमान नहीं है। प्रश्न यहीं से थोड़ा सा यूनिक बना दिया गया है, एक समान रूप से असमान नहीं है, ये बात सत्य है, असमान नहीं है। तो इस प्रक्रिया में कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जानते हैं, परंतु इसकी व्याख्या आपका स्पष्टीकरण नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर जो चुनेंगे वो थर्ड को देंगे। AR दोनों सत्य हैं, परंतु RA की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं है। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में। मैंने कल बताया था कि 1939 में एक अहम भूमिका एडविन सदरलैंड का नाम हमें लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इस क्रिया को अगर हम बात करते हैं, इस क्रिया को लेकर, तो सन 1940 में एक पुस्तक के रूप में उभर के सामने आया था। और कल मैंने आपको बताया भी था कि कोई मान लीजिए अहिंसा के रूप में कार्य कर रहा होता है या कोई सकारात्मक कार्य कर रहा था, उसके पीछे अपने फायदे को लेकर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का शोषण भी कर सकता है, या आप कह लीजिए कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार भी कर सकता है। तो उस क्रिया में हम लोग इसे व्हाइट कॉलर क्राइम का नाम देंगे।
अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि अनुच्छेद आपके सामने 14 और 15 को रिप्रेजेंट किया गया है, जो बेसिकली समानता की बात करता है। हालांकि 15 साफ शब्दों में कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति एट्सेट्रा इत्यादि के आधार पर आप लोगों को भेदभाव नहीं करना है, लेकिन 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। लेकिन 14-15 जब दोनों मिल जाते हैं तो एक साथ में तो समता के अधिकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 हमने कल बताया भी था आपको, सार्वजनिक नौकरियों में समानता के अधिकारों की बात करता है। 17 अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। 51 में आपको जो है मूल भूत कर्तव्य को शामिल किया गया है। कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य इस समय वर्तमान में शामिल है। बेसिक रूप से जब शुरुआत में अगर हम लोग बात करते हैं मूलभूत या मौलिक कर्तव्यों के लेकर तो टोटल 10 थे, परिवर्तित कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और बढ़ा दिया गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता अपने बच्चों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में अपनी एक भूमिका निभाएंगे, जहां पर बेसिकली शिक्षा एक अहम भूमिका होगी, है ना, शिक्षा प्रोवाइड कराने के संबंध में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है वो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, है ना। इन प्रश्नों पर मैंने कल बात किया था, इसलिए थोड़ी तेजी से मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 नंबर का सवाल आपके सामने कहता है किसी व्यक्ति या समूह या संस्था को अगर हम बात करते हैं निर्देश जारी करने की क्षमता को क्या कहा जा सकता है। अथॉरिटी को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक या वैधिकरण का नाम, या विधि या विधान जैसे शब्द भी रिप्रेजेंट होता है। अथॉरिटी ऑप्शन सही होगा, जहां व्यक्ति, समूह, संस्था को निर्देश जारी करने की क्षमता रिप्रेजेंट होती है या प्रस्तुतिकरण की जाती है, तो वहां पे अथॉरिटी आता है, प्राधिकरण आता है या प्राधिकार शब्द आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है कि यूनेस्को के वेस्टर्न घाट को विश्व के डैश यानी एक आठवें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। हॉट स्पॉट जैसे शब्दों को ये रिप्रेजेंट करता है। मैंने कल की क्लास में बताया भी था आप लोगों का, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास होगी। अगर पीडीएफ नहीं है तो एक बार मुझे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। यूनेस्को के वेस्टर्न घाट में विश्व को लेकर क्या भूमिका रही है, अगर आप जरूर भेजेंगे तभी मुझे याद रहेगा, मैं शाम को आपको भेज पाऊंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल 116 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में घर और घर से बाहर बाल बालिकाओं के संरक्षण के प्रावधान को शामिल किया गया है ना। अच्छा, यहीं से हमें शुरुआत करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 116 से? हाँ जी सर। यहीं से मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, ठीक है। चलिए पहले एक बार आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बताएं, तो फिर मैं आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करता हूं। प्लीज 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दूं, स्पष्टीकरण साफ शब्दों में कर दूं कि आप सभी लोग जो यहाँ पे बता रहे हो अनुच्छेद 19 को लेकर, वो आप सभी लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, गलत ऑप्शन नहीं है। फिलहाल आपके अगर मन में या विचार में जो शब्द भारतीय संविधान को लेकर अगर आ रहा है कि आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 19 के बारे में, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बातें जिक्र किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों से बात इस समय कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों के संबंध में कन्वेंशन को लेकर। देखिए महासभा ने 20 नवंबर 1989 को, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की 30वीं एक वर्षगांठ पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। और बेसिकली आप ये कह लीजिए कि कन्वेंशन के लिए 3 वैकल्पिक प्रोटोकॉल महासभा के द्वारा अपनाए गए थे, जहां पर बच्चों की बिक्री की बात होती है, बाल वैश्यावृत्ति होती है, बाल पोर्नोग्राफी या कन्वेंशन का एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल की बात की जाती है। तो जहां पर दर्शाया गया 25 वैकल्पिक प्रोटोकॉल कब आया था, तो वैकल्पिक प्रोटोकॉल बेसिकली 25 मई 2000 को अपनाया गया था और इसी को लागू किया गया 18 जनवरी 2002 को। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। वैकल्पिक प्रोटोकॉल आपसे प्रश्न बन सकता है, और ये वैकल्पिक प्रोटोकॉल जब भी बनाया जाएगा वो बाल अधिकारों की घोषणा के ही परिप्रेक्ष्य में बनाया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोटोकॉल का, तो वो ऑप्शन में आपके सामने लिखा रहेगा वहाँ पर, है ना। तो उस कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि 25 मई 2000 को ये बेसिकली अपनाया गया, और 18 जनवरी 2002 को, 18 जनवरी 2002 को अगर मैं बात करता हूँ तो बाल अधिकार पर कन्वेंशन जो है वो इसको लागू किया गया था 2002। आप लोग अपने कॉपी पर भी इसको मेंशन जरूर करते रहें, जो मेरे द्वारा शब्द बोले जा रहे हैं आप लोगों के प्रति, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एक बात और बता दूं कि मैं बाल अधिकारों पर कन्वेंशन अनुसमर्थन की 20वीं दस्तावेज को जमा करने के लिए 30 दिन बाद 2 सितंबर 1990 में यानी 1990 को लागू हुआ,
और उन क्रियाओं को लेकर रिप्रेजेंट किया गया। इसमें कई आर्टिकल्स भी शामिल किए गए जिसमें बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान और निश्चित करने की प्रतिबद्धता को लेकर बातचीत की गई थी, है ना। इन अनुच्छेदों पर हम लोग जब बात करते हैं तब ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। तो मेरे कहने का आशय अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सही जवाब जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद आपका जो रिलेट कराएगा यहाँ पर, कौन से नंबर का अनुच्छेद प्लीज, 19 नंबर का सर अनुच्छेद। उन्हें हाँ 19 नंबर का जो अनुच्छेद रिलेट कराएगा उस संबंध में ये प्रश्न आपका फिर करेक्ट हो जाता है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये करेक्ट हो जाता है। तो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन क्या है, अगर आपसे सवाल बनता है तो क्या बताएंगे? आपके सामने अगर ये सवाल प्रस्तुत हो जाए क्या है बाल कन्वेंशन अधिकार, तो आप वहाँ पर क्या जवाब देना उचित समझेंगे? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिए। बाल अधिकारों के परंपराओं के बारे में या उनके संबंधों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो बेसिकली बच्चों की सुरक्षा की बात करेगा, उनके सम्मान वगैरह के बारे में बात करेगा। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा UNCRC के बारे में, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को UNCRC के बारे में, है ना। तो इसमें कुल टोटल बेसिकली 54 जो है क्या है अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, यही ना है UNRC है ना, यही देख लीजिए एक बार, UNCRC सी कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यही ना है क्वेश्चन। कुल कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 54 आर्टिकल्स हैं, बताओ, नोट करते रहो। 54 बताएं सर आपने। हाँ 54 जी, 54 सर। हाँ 54 अनुच्छेद आपके शामिल है और बच्चों के अधिकार उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को कदम उठाना चाहिए, इस पर बात किया गया। CRC को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया? CRC को UN के द्वारा कब अपनाया गया? अपनाया कब गया प्लीज़, अपनाया कब गया? 1989 को, और न्यूनतम रूप से अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद 1990 में ये लागू हुआ। लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? 1990 2 सितंबर। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कन्वेंशन में, तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मानव माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्योंकि आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना, ठीक है, याद भी हो जाएगा आपको UNCRC, ठीक है। 1989 अपनाया गया, लागू 2 सितंबर 1990। 54 अनुच्छेद 18 वर्ष से कम ठीक है, बच्चों को क्या माना गया है? मानव माना गया है, मानव। CRC मानता है कि प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, CRC यही मानता है ना। तो वो उसमें क्या क्या अधिकार शामिल हो सकते हैं CRC में? जैसे अगर मैं बात करूं जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जीवन, अस्तित्व और विकास, ठीक है। ये जल्द ही इस पेन पैड का जो है ना, ये जल्द ही इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा एरर जो आप लोग देख रहे हैं लिखने में जो गलती हो रही है, ये जल्द ही, ये मैंने पैड को भी आज बेसिकली ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो ये 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन में ये पैड भी आ जाएगा, आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आसानी से वहाँ पे सारा चीज़ें साफ शब्दों में लिखा जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा पेन जो है पुराना हो चुका है, आप ऐसा कह लीजिए, है ना, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 दिन बाद आपका मैं जो नया मंगा दिया हूँ आ जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार, जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में सहायता करता है, यह आपका दूसरा एक पॉइंट बन जाएगा, शिक्षा के अधिकार को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो है शिक्षा का अधिकार रिप्रेजेंट करेगा, शिक्षा का अधिकार, है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दूसरे वाले पॉइंट में। तीसरे वाले में दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। दुर्व्यवहार की बात अगर हम लोग करते हैं या हिंसा की बात करते हैं, ठीक है भाई, और अपेक्षा की बात करते हैं, वहाँ पे सुरा राय व्यक्त करने और सुने जाने के अधिकार की बात करता है। आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं ना, ठीक है, राय
व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा। और सुने जाने का भी अधिकार देगा। माता पिता और द्वारा पालन पोषण करने या उसके संबंध में रखने की बात करेगा। 4 इसके सिद्धांत है, बता सकते हो आप लोग? यूएनसीआरसी के 4 सिद्धांत कौन कौन से? कौन स्टूडेंट बताएगा? बताइए प्लीज़। 4 सिद्धांत, यूएनसीआरसी के 4 सिद्धांत प्लीज। गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, गैर भेदभाव, दूसरा जीवन, अस्तित्व, अभी आपको ऊपर मैंने नोट करवाया है, विकास का अधिकार और विकास का अधिकार, ये दूसरा आपका सिद्धांत है। तीसरा बच्चे का सर्वोत्तम हित, बच्चे का सर्वोत्तम हित, मैंने ये पढ़ा रखा हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स को पढ़ते नहीं हो लग रहा है मुझे, पढ़ा करो भाई, दिक्कत हो जाएगा। सर्वोत्तम हित। और चौथा बताइए, विचार, बच्चे के विचारों का सम्मान, है ना, विचारों का सम्मान। ये सब तथ्य हैं, ये मत कहिए कि ये तर्क है, ये तथ्य है, ठीक है, इसको तथ्य कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बाल अधिकार आंदोलन को संक्षिप्त अगर मैं समय रेखा पर बात आप लोगों से करता हूं तो संयुक्त राष्ट्र सर फिर से आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है, ठीक है भाई, समझने में दिक्कत हो रही है। अभी आप इतना कम तो नहीं होनी चाहिए कि जो आपको दिक्कत कर जाए इस माइक से। सर एकदम से सर कभी कभी तेज हो जाती है और फिर एकदम से तेज हो जा रही है, ऐसे हो रहा है। जी सर, सुनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, एकदम से कम हो जाता है। अभी चलिए, अभी आवाज़ देखो क्लियर है। पहले नेटवर्क इश्यूज थे जा रहा, अब नेटवर्क इश्यूज समाप्त हुए तो अब माइक वाला इश्यूज आ गया है। हालांकि मैंने अभी दूसरा माइक लगा रखा है, इसलिए अगर आप इसको निकालूंगा तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा इसको अब, है ना। दूसरी अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की बात, ठीक है, यूनिसेफ की बात करते हैं यूएनसीआरसी में। तो यूनिसेफ की स्थापना 1900 कब हुआ था? 46 में, है ना, 1946 में हुआ था। और एक नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूएनजीए का नाम जानते हो ये क्या है? प्लीज़ एक बार बताइए। यूएनजी 1959 में ना बेसिकली इसको अपनाया गया था। प्लीज़ एक बार बताइए क्या है ये जो मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, यूएनजीए शब्द? सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है सर। जनरल असेंबली, ठीक है, जहां बेसिकली उत्तर जीविका का अधिकारों को रिप्रेजेंट किया गया है, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जो बच्चों के संरक्षण को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, देखभाल को लेकर, आश्रय और अच्छे पोषण के अधिकारों को परिभाषित करने के दृष्टि से। तो उस क्रिया में जो है ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। इसमें मैंने आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जब 1959, पहले इस बात को एक बार सुन लीजिए अच्छे से आप सभी लोग, है ना, जब आपसे बात कही जा रही है यहाँ पे 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाल अधिकारों की घोषणा, कब? 1959 में यूएन महासभा की घोषणा, महासभा की, बताइए, घोषणा, है ना, अधिकारों की। तो इसके लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे में उन अधिकारों को आप क्रम में नोट कर लीजिए। नंबर 1 पेपर में आया हुआ सवाल है, उत्तर अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ, जीविका या जीविता, उत्तर जीविता का अधिकार। नंबर 2 संरक्षण का अधिकार। नंबर 3 ये आपको पता होना चाहिए, सहभागिता का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। नंबर 4 विकास का अधिकार। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन चारों अधिकारों के बारे में कुछ बातें, या मैं बताऊं आपको क्या क्या होता है इसमें? बताइए।
उत्तरजीविता का अधिकार में जन्म लेने का अधिकार है, भोजन, आवास और कपड़े के न्यूनतम मानकों का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण और उन्हें स्वस्थ रहने की मदद करता है वह उत्तरजीविता का अधिकार। संरक्षण का सर जो अधिकार, उसके मूलभूत अधिकार हैं वही ना सर बिल्कुल बिल्कुल उत्तरजीविता में बिल्कुल सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संरक्षण का अधिकार सभी प्रकार के हिंसा से सुरक्षा का अधिकार देता है। उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार शामिल होता है इसमें। शारीरिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार शामिल है संरक्षण में। खतरनाक दवाओं से सुरक्षा का भी अधिकार इसमें शामिल किया गया है संरक्षण में। तीसरा आता है सहभागिता का, जहां राय की स्वतंत्रता का अधिकार रिप्रेजेंट होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रिप्रेजेंट होता है, संघ और स्वतंत्रता का अधिकार रिप्रेजेंट होता है, सूचना का अधिकार रिप्रेजेंट होता है कि नहीं। किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने और जिन्हें वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर रहा है उस क्रिया को बेसिकली पार्टिसिपेट करने का राइट देता है। विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सीखने का अधिकार, आराम करने और खेलने का अधिकार, सभी प्रकार के विकास का अधिकार, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो क्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है वो विकास के अधिकार को शामिल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1959 वाली प्रक्रिया में आ जाता है, जहां हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अपनाया था बाल अधिकारों की घोषणा। कब अपनाया था बता दीजिए? 1959 में। कब अपनाया था? 1959 में। हाँ, उसमें कितने अधिकार आते हैं? 4। सर 4। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जी सर। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ जब ये आपको 1959 में अपनाया गया तो UNCRC अब आया यहाँ पे UNCRC। पहले UNCRC थोड़ी ना आया। पहले तो हम लोग ने किस तरीके से बात कर रहे थे, हमने बाल अधिकार आंदोलन के बारे में बात किया। हम लोगों ने पहले 1924 में बाल अधिकारों पर जिनेवा पर एक घोषणा हुआ था उसके बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिसेफ 1946 के बारे में देखा। फिर उसके बाद 1948 में मानव अधिकार का एक सार्वभौमिकता की घोषणा हुई, है ना, वो चीज़ें आई। फिर उसके बाद 1959 में UNGA आया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तब आपका UNGA 1979 UNGA 1979 अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या हुआ बताइए? घोषित हुआ। फिर उसके बाद UNCRC अपनाया गया 1989 को, लागू हुआ 1992 को, सॉरी 1990 होगा, 1990 होगा, है ना, लागू CRC। और इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। और वैकल्पिक प्रोटोकॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, वैकल्पिक प्रोटोकॉल को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसके संबंध में। और फिर जाके यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे 4 सिद्धांत कंप्लीट हो गए कन्वेंशन के अंतर्गत। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है तो एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज़, ताकि आपको यहाँ जो है ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, है ना। UNCRC के अंतर्गत ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। थोड़ा बहुत बोला भी करो भाई, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बताते कुछ हो आप लोग, बोलते भी नहीं हो जल्दी। बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई? जी सर आ गई आ गई। आ गई ना, इतना तो क्लियर हो गया है आप लोगों को। चलो फिर बहुत अच्छी बात है अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर ली है तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुल लेख इस पे आते हैं 54 लेख। 54 लेख को बेसिकली हम लोग इसे कहते हैं 54 या 54 जो है अनुच्छेद शामिल किए गए हैं इसमें। देखो कभी कभी मैं आपको बता दूं अनुच्छेदों से ये एक यूनिक सवाल बन गया कि भाई ये सवाल पूछा गया, लेकिन इस तरीके के प्रश्न कभी भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं कि कितने आर्टिकल्स वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। एक एक आर्टिकल करके कहो कि एक एक आर्टिकल करके बात किया जाए, तो इस तरीके की भूमिकाएं अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुई हैं परीक्षाओं में, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो 19 नंबर का आर्टिकल्स रिप्रेजेंट किया गया है वो प्रश्न में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को, 19 आर्टिकल को, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप आर्टिकल 17 को देख लीजिए। आर्टिकल 17 जानते हो क्या है? आर्टिकल 17 राज्य पक्ष में जनसंचार माध्यमों के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है।
क्या देता है? जन संचार माध्यमों के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। अब जो कि 17 में अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अस्पृश्यता शब्द आता है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा है। तो यहाँ जो आर्टिकल 17 दिया गया है वो किस संबंध में है? राज्य पक्ष जन संचार माध्यम के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। अभी तो आवाज़ आप लोगों को रुक रुक के तो नहीं आ रही? पिच हाई लो तो नहीं हो रहा है कि अभी भी हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, माइक थोड़ा स्टैंड टाइप का है तो मैं उस पर हाथ लगा देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसको हाथ लगा देता हूँ जब पढ़ाते पढ़ाते ना, तब आवाज़ ब्रेक हो जाती, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल देखिए, जब से आप लोगों ने बोला है तब से शायद अभी तक ब्रेक नहीं हुई होगी। ध्यान दीजिएगा अंत तक आप सभी लोग। तो आर्टिकल 17 में कहता है कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा की जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा आर्टिकल 17 के बारे में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 18 के बारे में, तो ये रिप्रेजेंट होता है आपके सामने कि राज्य पक्ष के इस सिद्धांत को मान्यता देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे, जहाँ पे बच्चे का पालन पोषण और विकास पर बात करता है। पालन पोषण, बच्चे के पालन पोषण और विकास के लिए माता पिता दोनों की समान जिम्मेदारियां होती हैं। ये बात सत्य है। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है माता पिता की कि बच्चे का पालन पोषण और उसका विकास पर खासकर एक सकारात्मक भूमिका अपना रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हमारे सामने एक आर्टिकल आता है 20। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, यहाँ 20 आपसे कहता है कि कोई बच्चा जो अस्थायी और अस्थायी रूप से अपने पारिवारिक वातावरण से वंचित है, उस बच्चे को ना आपको क्या करना है, सर्वोत्तम हित में उसे लाना है और वातावरण में उसे एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक सकारात्मक वातावरण उसके सामने प्रस्तुत करना है। तो राज्य पक्ष अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ऐसे बच्चे के लिए वैकल्पिक देखभाल को सुनिश्चित कर देता है। वैकल्पिक देखभाल जब आ जाता है तो वो आर्टिकल आपका 20 रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन जब हम बात करता हूँ सुरक्षात्मक उपाय को लेकर, है ना, चिल्ड्रन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन को लेकर, फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन एंड आउट ऑफ द होम, तो यहाँ शब्द जो रिप्रेजेंट हो जाता है हमारे सामने कि सुरक्षात्मक उपायों में जहाँ उपयुक्त हो बच्चे और बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, तो उस कंडीशन में चाहे वो बालक हो या बालिका हो, है ना, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, तो यहाँ रिप्रेजेंट हो जाता है दुर्व्यवहार के मामलों की पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल, जांच, उपचार, अनुवर्ती क्रिया जहाँ उपयुक्त होता है, और न्यायिक भागीदारी के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया को शामिल कर देता है। ठीक है, तो राज्य पक्ष जो है माता पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल करता है, देखभाल में रहते हुए बच्चे को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार या उपेक्षाकृत व्यवहार या यौन शोषण या शोषण इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो घर और घर से बाहर दोनों क्रियाओं को ये एक प्रकार से ये रिप्रेजेंट कर देता है आर्टिकल नंबर 19। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए, इसमें कुल टोटल 54 आर्टिकल्स हैं। मैं सभी आर्टिकल्स पर बात नहीं करूंगा। बस ये देखिए, आपको जो क्वेश्चन में मिल गया है इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखा है, प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा ताकि स्पष्टीकरण आप सभी को हो जाए, है ना। हाँ, एक बार यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद जो है अभिकथन। अगला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है और कहता है कि पारिस्थितिकीय नारीवाद के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रकृति के अधिक निकट हैं। ये देखो, परिस्थिति के आधार पे बोला गया है, नारीवाद के अनुसार बोला गया है ना, नारीवाद के। अब देखिए, ये डेफिनेशन के आधार पे ये तथ्यों को बेसिकली स्पष्टीकृत किया जा रहा है। तो क्या यह बात सत्य है? प्लीज। जी सर, सत्य है। यस सर। चलिए, अगर आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब 117 नंबर का अगर आप जवाब दे रहे हैं पहले स्टेटमेंट को कि ये सत्य है, तो मैं भी आपकी तरफ ही हूँ। यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि परिस्थिति के नारीवादी के अनुसार कहा गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं की जो प्रकृति है वो अधिक निकट है, और ये बात आप सभी के लिए सत्य बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आप सभी लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। सत्य है। दूसरी बात कहता है तर्क में कि पर्यावरण से उसकी निकटता महिलाओं को पर्यावरण के प्रति अधिक सावधान और परिपोषक बनाता है। देखिए,
पर्यावरण से उसकी निकटता बनेगी। जाहिर सी बात है, अगर पर्यावरण सकारात्मक है वातावरण, तो महिलाओं के वातावरण के प्रति अधिक सावधान और परिपोषक बनाता है ना, महिलाओं को बेसिकली अधिक निकट लाने में। तो तर्क भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सत्य हो जाएगा। भाई तर्क तो गलत तो है नहीं, बता दीजिए एक बार, क्या तर्क आपको गलत लग जी रहा सर, है? सत्य है ये भी। ये भी सत्य है। सही है। जब ये भी बात आपकी सत्य है, दोनों बात सत्य हैं, और आपको क्या लगता है कि इसकी व्याख्या है या नहीं है? लगता है, प्लीज बताइए। बिल्कुल, सर है व्याख्या। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इसकी व्याख्या है, तो इसका आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन आपका पहला सही है। आप क्योंकि लगा के ट्रिक के माध्यम से भी इस प्रश्न को सत्य कर सकते हैं। ठीक है, सही स्पष्टीकरण है इसका। ए आर दोनों सत्य है, जो नीचे की लाइन है वो सही तरीके से व्याख्या करती है। हर बार एक सवाल इस तरीके से आप सभी लोगों ने देख रहे हैं कि एक प्रश्न विषम को चुनने को लेकर आता है। और आपको बता दूं, जब भी आज तक ये प्रश्न मैंने देखा है, वो प्रश्न औद्योगिक विवाद अधिनियम से ही बनाया गया प्रश्न है। कोई अलग प्रश्न भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तीसरा बार मैं ये प्रश्न करवा रहा हूँ अभी तक। तो देखिए, धरना है, घेराव है, हड़ताल है, तालाबंदी है। इनमें से आपको एक को आइडेंटिफाई करना है जो विषम को बताना है। तीनों से सर तालाबंदी। तालाबंदी सर। यदि आप तालाबंदी कर रहे हैं, जैसे देखो धरना हो गया, इम्प्लाई करेगा, घेराव इम्प्लाई कराएगा, हड़ताल इम्प्लाई करेगा, लेकिन ताला कौन बंद करेगा? जिसकी कंपनी होगा, जो सर जिसकी एम्प्लॉयर होगा, कंपनी होगी। हाँ, जो मालिक होगा। एम्प्लॉयर सर। तो यह ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपको छांटना होता है इसमें यूनिक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने एक बार रिप्रेजेंट और इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, रिट। रिट में आपने पढ़ा होगा एक उच्चतम न्यायालय, जहाँ जारी होता है उच्चतम न्यायालय 32, और एक पढ़ा है आप लोगों ने उच्च न्यायालय। रिट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताया था मैंने आपको, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो सुन लीजिए। तो 226 होता है आर्टिकल में। ये बात आपको याद आ रही है कि उच्चतम न्यायालय में अगर रिट की बात होती है तो वो आर्टिकल 32 आता है। उच्च न्यायालय में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बेसिकली आर्टिकल 226 आता है, जो हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट वगैरह वाली भूमिका। आता है कि नहीं आता है? जी सर तो आता है। जब ये आता है तो आप मुझे बताइए, ये कौन से जो फंडामेंटल राइट है, वो कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये दोनों आर्टिकल शामिल किए गए हैं? सर संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, बिल्कुल। अगर आपने यहाँ पे संवैधानिक उपचारों की बात किया है, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो उस क्रिया में ये शब्द जाहिर होता है। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे कह भी रहा था कि रिट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर, तो आने वाले टाइम में आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल मैंने उसके बारे में कई क्लासेस में बता चुका हूँ रिट के बारे में, और आने वाले सर टाइम वो वीडियो होगी ना, उनको वो वीडियो में देख लेंगे। हाँ, वो मैं एक दिन बता दूंगा, या तो फिर वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। चलिए एक सवाल और देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता। अब देखो, इस तरीके के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो 18 जून को सुबह बैठ के आप लोग को अपने मन में विचार करते समय आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता रखकर प्रश्न को पढ़ेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए देशज ज्ञान किस लिए उपयोगी है। आपके लिए, सुनिए, आपके लिए देशज ज्ञान किस लिए, ये अप्लाइड प्रश्न है, ये फैक्ट प्रश्न नहीं है, ये कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो सामाजिक कार्यकर्ता आप हो, जरा बताइए आप देशज ज्ञान किस लिए आपके लिए उपयोगी होगा? सर ऑप्शन ए और डी। ए बी डी। ए बी डी, यहाँ पे तो ए बी डी, ए बी डी, बी तो नहीं होगा। देखो अब आप ए और डी होगा, ए और डी। अब यहाँ पे सुनिए, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अर्थ निकालना चाहिए आपको, ये आपका दायित्व है। आप एक मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है। देशज ज्ञान किस लिए उपयोगी होता है? वो सांस्कृतिक संदर्भ के लिए उपयोगी होता है, वो सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए उपयोगी होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है सीमांतीकरण और उत्पीड़न की जड़ें चिन्हित करने के लिए। हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बचे हैं वहाँ पे
कि आप जो है आप ये पढ़ेंगे, आप ये डिसाइड करेंगे, आपके लिए यही कंपलसरी है, आप यही पढ़ें, आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्लेरिफाई नहीं करेंगे, चिन्हित नहीं करेंगे उनको। ये देशज ज्ञान के अंतर्गत उपयोगी नहीं होता है। सोशल वर्कर ये काम नहीं करता है। कभी भी आप अपने तरीके से जो है उस पर कहो कि प्रेशर के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आपसे कहें कि आप यही करो, तो ये अनुचित कार्य होगा। इसलिए आप यहाँ पे डी को एलिमेंट कर दीजिए। समाज कार्य के अभ्यास का वैश्विक बनाना, देखो ये देशज ज्ञान नहीं है कि हम देशज ज्ञान इसलिए ले रहे हैं कि सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है, जैसे कार्यस्थल पर आप महिलाओं के साथ, वृद्धों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो देशज ज्ञान है वो उपयोगी इसलिए है कि आप वैश्वीकरण उनको कर रहे हो, एक प्रकार के पैंडमिक लेवल पर लेकर आ रहे हो, जो कि ये कार्य आपका नहीं है और ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम बात करते हैं ना तो वहाँ पर आपकी ये सत्य होता है ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल। देशज ज्ञान के आधार पे हमसे पूछा गया सवाल है, इसलिए हम देशज के ही आधार पे बात करेंगे, ना कि वैश्विक, ना ही इंटरनेशनल लेवल चीज़ों पर इंटरफेयर करने जाएंगे हम लोग, इसलिए हम सी को भी एलिमेंट कर देंगे यहाँ पे। समाज कार्य अभ्यास को अधिक न्यायपूर्ण बनाने के लिए, देखिए ये बड़ा पॉजिटिव शब्द होता है, न्यायपूर्ण बनाना। सोशल वर्क में जिस ऑप्शन में आपको न्यायिक शब्द, न्यायपूर्ण शब्द मिल जाए, आँख बंद करके लगा के आइए, ऑप्शन आपका सही जाएगा वो। तो सही बात मैं अगर कहूँ कि पहला और आपका चौथा ए और डी, अगर आप में से कई स्टूडेंटों का जवाब भी आ रहा था पहला ऑप्शन, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने सही दिया है ऑप्शन ए और डी का, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ 120 नंबर का। अब हम बात करेंगे 121 यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 नंबर बेसिकली सोशल वर्क में, 10 नंबर का नहीं 20 नंबर का 10 क्वेश्चन। पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये तो अभी 2000 जो है 22 से 21 से ये पैटर्न बदला कि एक साथ आने लगे 10 क्वेश्चन। नहीं तो पहले जो है ना इंस्टॉलमेंट कह लीजिए, या तो 5 क्वेश्चन कहीं और दे देना, 5 क्वेश्चन कहीं और दे देना। इसी तरीके के पेपर जून 2019 में ऐसे ही कुछ किया था। अभी आपने ऊपर 100, 101 से लेकर 105 तक ऊपर देखे हैं जो मैंने कंप्लीट करवाया था। अब यहाँ 121 से 125 तक देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन। वही तरीका जो मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपको क्या करना है उसके ऑप्शन पढ़ना, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। और मैं कहता हूँ कि अब प्रैक्टिस क्या, अच्छा सोशल वर्क तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप आसानी सेकंड पेपर में 20 नंबर आसानी, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। यदि यहाँ आपने गलती किया तो समझ लीजिए बीच में से आपके जो नंबर आने थे अच्छे खासे वो आपने एलिमेंट कर दिया, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्क के बड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं, ये 20 नंबर का सवाल इतने इजी कि आपको मैं क्या बताऊँ, माइल्ड ना कह के, मॉडरेट भी ना कह के, उसको ईजी ही बोलूँ तो बेटर रहेगा, है ना, इजी ही बोलूँ तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न होता है माइल्ड मॉडरेट लेवल का, तो वो दोनों से भी नीचे है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना इजी सवाल आता है ये, है ना। आगे बढ़िएगा, 126 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 125 तक आपको जो दिया गया है वो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। चलिए देखिए 126 में क्या कहा गया है आपके सामने। कहा गया है कि देशज ज्ञान के कौन से स्रोत हैं, देशज ज्ञान के, देशज ज्ञान के कौन से स्रोत इसमें शामिल किए गए हैं। आपके सामने यहाँ पे नीचे 4 कूट दिए गए हैं। इन कूटों के माध्यम से सही विकल्प का, सर चारों ए बी सी सर डी, चारों सही है सर ए बी सी डी। अच्छा जी, अभी आप लोगों का जो जवाब मेरे सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है क्वेश्चन नंबर 126 का, कह रहे हैं कि ए बी सी, यही कह रहे हो आप ना, प्लीज सर ए बी सी डी, ए बी सी डी सर। अच्छा ए बी सी डी बता रहे हो आप लोग। 1, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। अगर मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब बात करता हूँ देशज ज्ञान को लेकर, है ना, देशज ज्ञान को लेकर, तो देशज ज्ञान आपके सामने जो रिप्रेजेंट करता है वो लोक कथाएँ रिप्रेजेंट करती हैं, मौखिक वृत्तांत रिप्रेजेंट करता है, कहानियाँ रिप्रेजेंट करता है, उपन्यास रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपके सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। देशज ज्ञान इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो कहानियाँ तो तय है आपको रिप्रेजेंट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उपन्यास की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो उपन्यास भी देशज ज्ञान शब्दों को ही रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकार से ये भी स्टेटमेंट सही है। लोक कथाएं भी, लेकिन एक शब्द आपका सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है वह शब्द है मौखिक वृत्तांत। मौखिक वृत्तांत को आप वृत्तांत ना कह के कहिए तो मौखिक प्रस्तुति कह दीजिए, है ना, या तो व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप से सार्वजनिक भाषण कह लीजिए, जिसका उद्देश्य होता है जानकारी प्रदान करना,
मनोरंजन करना, यही काम होता है मेडिकल सोशल वर्कर का। मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आप मनोरंजन ही करते रहो, इसका मतलब ये नहीं। मनोरंजन करने का तात्पर्य ये होता है कि बीच बीच में उन एक्टिविटीज़ को मोटिवेट या प्रोत्साहन देने के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके की एक्टिविटी संचालित होनी चाहिए जो मौखिक प्रस्तुति दर्शाती है, तो दर्शकों को प्रेरित करती है, एक प्रकार से शिक्षित करती है। तो उस शब्द में मौखिक जो प्रस्तुति होती है, जो वृत्तांत होता है, वो शब्द रिलेट होता है जो देशज ज्ञान को प्रस्तुत करता है। सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। विकल्प का अगर आप चुनाव करेंगे तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पे सत्यता के रूप में रिप्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 आप इसका जवाब बताएंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लिंग और वर्ग आधारित असमानता को चुनौती देते हैं। 127 नंबर का सवाल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। जवाब मुझे जरा बताइए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए जो आधारित असमानताओं को चुनौती देता है, वह शब्द कौन सा शामिल होगा। प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। सर ए और सी। ए और सी, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। देखिए ये एथिक सेंसिटिव सोशल वर्क का पार्ट बनता है, एथिक बनता है। ये अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ वे आप एथनिक कह लीजिए, एथनिक सेंसिटिव। भेदभाव आप सबको पता है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कहा जाता है, इसको एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कहा जाता है भेदभाव विरोधी को। और नारीवाद को आप सबको पता होगा फेमिनिस्ट सोशल वर्क कहा जाता है। अतिवादी को अमूल परिवर्तनवादी भी बोला जाता है, इसे हम लोग रेडिकल, रॉबर्ट बेली का नाम आता है सोशल वर्क इसमें में, तो आप रेडिकल सोशल वर्क का नाम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो इंग्लिश में पार्ट बन जाता है। परंतु अगर मैं इस प्रश्नों की तरफ रुख करता हूँ आप लोगों से, तो मेरा कहने का जो आशय है एथिक सेंसिटिव सोशल वर्क असमानता को चुनौती दे सकती है। अप्लाइड प्रश्न है यहाँ पर, यह आपको चुनौती दे सकती है। जानते हैं नृजातीय शब्द ना मनुष्य जाति रिप्रेजेंट करता है। सोचो एक बार, आप सोचो एक बार, मनुष्य जाति का प्रस्तुतिकरण आप कहीं करोगे तो क्या आप जेंडर और उसके वर्ग के आधार पे आप असमानता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आपने कहा जाति का मतलब ब्राह्मण, देखा तो ब्राह्मणों के साथ राजपूत, जाट जैसी चीज़ों को अगर आपने जब इसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो क्या वो चीज़ें वर्ग के रूप में आधारित असमानता को चुनौती नहीं देती है? देती है, कर देगी, बिल्कुल देगी। तो यहाँ तो नृजाति का मतलब ही होता है एक प्रकार से, अगर हम बात करते हैं मनुष्य जाति का ही, मनुष्य जाति का, ये इसका मीनिंग ही होता है एक प्रकार से। ये तो ये आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो। लेकिन एक सवाल और आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है, भेदभाव विरोधी समाज कार्य। देखिए साफ है, क्लियर है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। क्या भेदभाव विरोधी शब्द जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन शब्द आता है, जहाँ भेदभाव का विरोध या रोकने का इरादा किसी के लिंग यानी जेंडर, जाति, उम्र आदि के कारण आप अनुचित व्यवहार, अधिकांश लोग भेदभाव विरोधी कानून का अनुसमर्थन करते हैं, तो उस शब्द में आपका ये शब्द रिलेट होगा ही होगा। तो इसलिए पहला और दूसरा तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं तीसरे को लेकर। देखिए ये नारीवादी है, नारीवाद तो बेसिकली सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि जेंडर, अब ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ एक ऑप्शन में पॉइंट साफ शब्दों में मेंशन कर दिया और वो शब्द मेंशन कर दिया फेमिनिस्ट शब्द को, यानी नारीवाद शब्द को, नारीवाद शब्द को। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नारीवाद दिया भाई, पुरुषवाद का नहीं किया तो इसलिए नारीवाद हो गया आपका असमानता। नहीं, नारीवाद शब्द पॉजिटिव शब्द है, ये चुनौती नहीं देता है। इनमें सशक्तिकरण की बात होती है समाज कार्य में। और रेडिकल की बात करते हैं अगर हम लोग, किसकी बात? रेडिकल सोशल वर्क की, जहाँ पहले देखो महिलाओं को समान मनुष्य माना जाता है, उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता उनकी जैविक आधार पे ना होकर उनके व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, तो वो नारीवाद समाज कार्य बनता है। तो इस वजह से ये असमानता का पार्ट नहीं है, ये बात तय है। लेकिन जब मैं आपसे अतिवादी की बात करता हूँ, रेडिकल की बात करता हूँ, अतिवादी का मतलब क्या होता है? चरमवाद, चरमवाद, अतिवाद मतलब किसी चीज को ले जाना,
चरम पर ले जाना, अति अति तक ले जाना। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक और राजनीतिक विषय में ऐसी विचारधारा से लिया होता है जो मुख्य धारा समाज के नज़रिए से स्वीकृत शब्दों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मेरा कहने का जो आशय है इस प्रश्न के आधार पे वो नारीवाद और अतिवाद समाजकारी है। एक पॉजिटिव शब्द है जो लिंग और वर्ग आधारित असमानता को चुनौती नहीं देता है। जहां निर्जाति संवेदी और भेदभाव विरोधी शब्द आते हैं ये शब्द रिलेट होता है, और इस आधार पे ए और बी को लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही चला जाएगा। सर तो ये जो अतिवादी है ये यहाँ पे किस बारे में बात करता है, जो चरम पे ले जा रहा है, किस चीज को? देखिए यहाँ पे किसी एक्टिविटी क्रियाशील या किसी सर आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, ऑडिबल नहीं हो रही है, सुनना मतलब सुनने में परेशानी हो रही है। तो इतना नहीं होना चाहिए, वो एकदम तो कई बार बिल्कुल ही डाउन चली जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान से सुनना पड़ रहा है। अच्छा तो ध्यान से सुनो ना फिर, है ना? नहीं मतलब सर एकदम ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है एक बार को ना ऐसे। देखो मैं चलो अब बेसिकली क्या है कि मैंने अभी इसको मैंने लगा दिया है रिटर्न पर, ठीक है, वो चला जाएगा। अब कल इसको यूज नहीं करूंगा जो हाँ नहीं सर बस थोड़ा सा आप ना ऐसे तो जो मैंने दूसरा यहाँ पे रखा है अभी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, इसमें मेरे पास 4 माइक हैं, है ना। नहीं अभी तो वैसे हाँ भी बेसिकली मैं इसको कंफर्म करने के लिए भाई कर रहा था और मैंने उसको लगा दिया है रिटर्न पर, है ना। कल या परसों में आ जाएगा। तो फिलहाल अब कल से इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन तब तक आप सभी लोग थोड़ा सा बनाए रखिए, 10 मिनट का और क्लास है बस। हाँ जी ठीक है, तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। सर ये अतिवाद वाला प्लीज बता दीजिए, सुनने में नहीं अतिवाद बेसिकली क्या शब्द रिप्रेजेंट करता है, जैसे एक चीज को आपको क्रियाओं को बढ़ाने की बात। अति मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है ज्यादा शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। अति का मतलब आशय ज्यादा तक, अति करना नहीं कहते आप, अति हो गया मतलब काफी ज्यादा। हाँ, आपने अति कर दी तो वो एक्शन पे अति की बात कर रहा है, मतलब तो क्रियाओं पे अति। अतिवादी समाजकारी मतलब हम जब भी समाजकारी में बात कर रहे हो, यहाँ कोई पर्टिकुलर जेंडर किसी वर्ग को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है अतिवाद में, अति को, इसलिए यहाँ पे रेडिकल सोशल वर्क है। तो आप जब भी काम करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर मैं काम करना चाहूँ तो महिला पे भी काम करूँगा तो अतिवादी समाजकारी करूँगा, पुरुषों पे करूँगा तो भी अतिवादी समाजकारी करूँगा, बालकों पे करूँगा तो भी वही करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव शब्द है। ठीक है सर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, YWCA का नाम आता है। नेशनल YWCA का सबसे पहले आपको बताना है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज द स्टार्टेड इन द ईयर डैश एट करके आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। 1946 दिल्ली। अच्छा 1946 लखनऊ। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं आप लोगों को, और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपने ऑप्शन नंबर लखनऊ का चुनाव किया है, नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापना 1946 में, और शब्द का चुनाव किया है लखनऊ, तो मैं आपको बता दूं यह ऑप्शन आपने सही चुनाव किया है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। स्टेटमेंट देखिए, जैसा कि आप सबको बता दूं, YWCA का मतलब एक प्रकार से रिप्रेजेंट आपके सामने करता है यंग वुमेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, है ना। ऐसे शब्द जो है बेसिकली रिप्रेजेंट होता है YWCA के अंतर्गत। बेसिकली अगर हम लोग जब बात करते हैं इस प्रक्रिया में तो इसकी स्थापना को लेकर, तो 1946 में ये शब्द जो है रिप्रेजेंट हुआ था लखनऊ में। कैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यानी दिल्ली, पहले इस बात को समझ रखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का समाज कार्य विभाग जो है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 75 साल के प्रतिबद्ध शैक्षणिक भागीदारी में सन माना जाता है दिल्ली का, वो 1946 से लेकर 2021 तक की प्रक्रिया को। तो मेरा कहने का आशय ये रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ड्यू का समाज कार्य विभाग अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस मानता है, जिसके संबंध में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 75 साल की प्रतिबद्धता को शैक्षणिक भागीदारी माना है। तो इस प्रक्रिया में वह कंडीशन एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को जब टच करता है तब हमारे सामने शैक्षणिक विभाग की स्थापना होती है लखनऊ में 1946 वाली प्रक्रिया में। ठीक है,
और ये प्रक्रिया दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी। आपको बता देता हूँ 1946 का एक नाम आता है लखनऊ भी। विभाग की स्थापना 1946 में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज का नाम जानते हो क्या है? इसाबेला थॉर्बन कॉलेज में राष्ट्रीय यंग वुमेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में इसकी स्थापना की गई। और यही प्रक्रिया जिन बच्चों ने दिल्ली को लगाया, यही प्रक्रिया, ठीक है, 1947 में स्कूल दिल्ली में हस्तांतरित हो गया। दिल्ली में 1947 में क्या हो गया बताइए? हस्तांतरित हो गया। हस्तांतरित। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ स्टार्टेड था, तो मैं दिल्ली क्यों लगाऊंगा? हस्तांतरण तो लिखा नहीं, ट्रांसफर तो लिखा नहीं, इसने तो सीधा सीधा लिखा स्टार्टेड, तो भाई मुझे लगाना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। तो और 1948 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया, ये है ना। ये आपका 1947 का पार्ट हुआ, हस्तांतरण वाला। 1948 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या हो गया? ये संबद्ध हो गया 48 में। पॉइंट नीचे लिखते जाइएगा कॉपी पर अपने। और 1979 में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने अधीन कर लिया गया, 1979 में। और यह इसका समाज कार्य विभाग बन गया, तो उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन सही क्या जाना चाहिए? सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए? ऑप्शन सेकंड। आसान सा सवाल था भाई, आप बोल सकते हो नेशनल YWCA स्कूल ऑफ कॉलेज। जी सर, समझ आ गया। हाँ, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट। सर ज्योतिबा फुले। क्या बात है, एक बार ज्योतिबा फुले सर। जी सर। ज्योतिबा फुले सर। सत्यशोधक समाज की स्थापना जी, एक बार म्यूट रहे। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया सत्यशोधक समाज, अर्थात सत्य मतलब सच की खोज करने वाला समाज। तो यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था, है ना, विमुक्त करना था। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे सत्यशोधक समाज का नाम हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। इनमें से किसने समाज कार्य, शिक्षा, संसाधन प्रबंधन और परामर्शदात्री कार्यों का निर्धारण किया है? देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक सवाल, पहली बार आया और ये दोबारा आया भी नहीं है। हो सकता है इस बार 18 जून को आपको सुबह वाली शिफ्ट में मिल जाए ये सवाल। जरा एक बार बताइए, समाज कार्य, शिक्षा और संसाधन प्रबंधन और परामर्शदात्री कार्यों का निर्धारण किया है किसने? प्लीज सर पहला ऑप्शन, फर्स्ट। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 की तरफ रुख कर रहे हैं 130 में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने सही जवाब दिया है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं समाज कार्य के, देखिए, शिक्षा, संसाधन प्रबंधन, परामर्शदात्री कार्य का निर्धारण करने वाला अगर कोई स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है तो इसका कहने का जो आशय है वो आपके सामने नाम आ जाता है अर्मेंडो टी मोराल्स और BW श्योफार का नाम हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और ये नाम इम्पोर्टेंट है किस परिप्रेक्ष्य में? समाज कार्य के, शिक्षा के दृष्टिकोण में, वहाँ ये नाम हम सब के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जो ऑप्शन जाएगा
वो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का केवल इतनी बात ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट है, ये अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना समाज कार्य के दृष्टिकोण से या समाज कार्य शिक्षा के अंतर्गत संसाधन को लेकर, ठीक है, जहाँ यहाँ जिक्र किया गया एजुकेशन को लेकर एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी फंक्शंस को लेकर ध्यान में रखने की बात की गई, तो उस प्रक्रिया में यहाँ पे नाम जो आता है वो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, अरमेंडो टी मोराल्स और BW शिकोफार का नाम। अब ये प्रक्रिया आप सोच रहे होंगे कि सर ये आया कब था। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट बेसिकली एक पुस्तक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, और ये पुस्तक जो रिप्रेजेंट हुई थी 2010 में रिप्रेजेंट हुई थी। 2010 में ये प्रस्तुत हुआ था। क्या प्रस्तुत हुआ था? तो आप ध्यान देने वाली बात है, समाज कार्य के शिक्षा संसाधन प्रबंधन और परामर्शदात्री के कार्य का निर्धारण, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में। किताब के रूप में रिप्रेजेंट किए थे, इस विद्वान का नाम आ जाता है यहाँ पर सामने। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी किस रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, नाम आ जाता है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो BW बोइस और के मिले का नाम, ये सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशन शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ध्यान देने वाली बात है आप सबके लिए यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ शब्द ये जो है प्रस्तुत होता आता है किस रूप में, एम्पावरिंग प्रोफेशन के रूप में रिप्रेजेंट होता है, प्रोफेशन के रूप में रिप्रेजेंट होता है 2018 में। 2019 का पेपर है, 2018 में आया हुआ था। ये क्या आया हुआ था, ध्यान देने वाली बात है आप सबके सामने जो मैंने लिखा है, एन एम्पावरिंग प्रोफेशन में शब्द ये रिलेट हुआ है सोशल वर्क एंड ह्यूमन सर्विस सीरीज, सोशल वर्क एंड ह्यूमन सर्विस सीरीज रिप्रेजेंट हुई है एन एम्पावरिंग प्रोफेशन में। ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, हमारे सामने ऑप्शन नंबर थर्ड भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है RA सिकडमोर और MG ठाकरे और OW फार्ले। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की बात करते हैं ये तीन विद्वान। सन की बात करता हूं मैं आप लोगों से, तो 11 जून 1999 की इन्होंने भूमिका निभाई है। क्या, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के बारे में, सिकडमोर, MG ठाकरे और W फार्ले का नाम। ये बात आप ध्यान रखना है इनके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक ऑप्शन और हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, R एडम्स और L डोमिनली लीना, जिसको हम लोग बोलते हैं लीना डोमिनली, M पाइन का नाम हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रक्रिया में 2002 में इन मैं जो बता रहा हूँ ये सब विद्वानों के नाम एक साथ आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि ये अलग अलग बता रहा हूँ। इनके कॉन्सेप्ट याद रखना अत्यंत आवश्यक है। 2002 में सोशल वर्क थीम्स को लेकर बात करने वाले विद्वान, किसको, थीम्स को लेकर बात करने वाले, इश्यूज़ को लेकर बात करने वाले एंड क्रिटिकल को लेकर बात करने। क्रिटिकल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, संकट वाला क्रिया, क्रिटिकल को लेकर जिक्र करने वाले। ये परिपेक्ष बेसिकली 2002 में ये पब्लिश की गई। समाजशास्त्र को लेकर बात करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह में लेकर, तो इसके कई एडिशन है। जो लास्ट अभी हाल का आया हुआ है वह प्रक्रिया 2012 होगी, 2012 एडिशन समाजशास्त्र में, ठीक है, मीड के साथ। लेकिन मैं कहूँगा कि 2012 आप याद ना रखें, ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया है 2002, ये आपको ध्यान रखना है बस, 2002 ये वाला। बस यहाँ आपका आज के लिए इतना ही रखिए, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। बाकी माइक परिवर्तित हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। आज मैंने ये क्लास लास्ट लिया है इस माइक से, है ना, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि आवाज़ एकदम स्लो हो जाती है ना, ये तो क्लियर हो गया है। जी सर, एकदम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ऐसा कान ना ऐसे लैपे में घुसाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, लैपटॉप में घुसा मत कान वगैरह अपना, ठीक है। जी सर, 18 तारीख को पेपर जाने हैं देने, है ना। बाकी सर हमारे तो कान के पर्दे नहीं छेद हो छेद हो गए।
बात नहीं, लेकिन देखो कितना मैं फिलहाल तब भी इतना चिल्लाता हूँ, इतना शोर करके पढ़ाता हूँ, जी बगल वाला जी सर जी। पड़ोसी उड़ोसी वाले भी समझ जाते हैं कि सर जी क्या। मैंने कहा भाई क्या करूँ, बच्चे कहते हैं आवाज़ें नहीं आती है, तुम कहते हो सर इतनी तेज़ आवाज़ आती है, नीचे तक जाती है आवाज़। हाँ सर, ये माइक का इशू है फिर। चलो कोई नहीं, आने वाले समय में ये भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और हो भी रहा है धीरे धीरे परिवर्तन, है ना। ठीक है सर, कोई परिवर्तन की बात प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है।